हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को ट्वेल्थ बायोलॉजी में एक नया चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, है ना। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवित प्राणी, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, अर्थात ऐसा तकनीकी जिसमें मानव उपयोगी उत्पादों या लाभदायक पदार्थों को बनाने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम? जीवों का उपयोग करते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं? लाभदायक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवधारियों या उनके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके घटक या उनसे प्राप्त होने वाले एंजाइमों का उपयोग करते हुए हम क्या करें? मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का निर्माण करें, तो उसके हम क्या कहेंगे? जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। प्राचीन काल से ही दही, डबल रोटी, शराब इत्यादि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा रहा है। ये जैव तकनीक का प्रारंभिक चरण था, अतः इसे हम प्राथमिक जैव तकनीक या प्राचीनतम जैव तकनीक भी कह सकते हैं। प्राचीन काल में दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता था, डबल रोटी बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग होता था, शराब बनाने के लिए ईस्ट और उनसे बने एंजाइम का उपयोग किया जाता था। तो परिभाषा के अनुसार जीवधारियों या उनके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए क्या बनाना? उपयोगी उत्पादों को बनाना। तो यहाँ पे देखिए, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट या इनसे बने एंजाइम, है ना, इनका उपयोग करते हुए हम मनुष्य के लिए लाभदायक पदार्थ जैसे दही हो गया, डबल रोटी हो गया, शराब हो गया, इनका हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल व्यू था, प्राचीनतम विचार था, जिसके तहत सीमित मात्रा में हम उत्पादों को घरों में बनाते थे, है ना। बहुत कम मात्रा में हम क्या करते थे? ये जो उत्पाद है उनको घरों में बनाते थे। तो ये ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैव तकनीक के अंतर्गत उन सभी प्रक्रमों को शामिल किया जाता है जिसमें अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के द्वारा अधिक मात्रा में लाभदायक पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनरी शिशु निर्माण, जीन का संश्लेषण, डीएनए टीका या वैक्सीन का निर्माण करना, दोषयुक्त जीन का उपचार करना या जीन थेरेपी करना, तो इन सभी आयामों को जोड़ा गया है। इसलिए इसे हम नवीन जैव तकनीक या नवीनतम बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। जैव तकनीक के परंपरागत विचार और आधुनिक विचार को समाहित करते हुए यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ या यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक सर्वमान्य परिभाषा दी, जिसके अनुसार नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों के संयोजन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान में चार चीजों को समाहित करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से चार चीजों को हम समाहित करते हैं? तो जीवों को ले सकते हैं, या उनकी कोशिकाओं को ले सकते हैं, या उनके अंगों को ले सकते हैं, या उनके आणविक अनुरूपों का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? नए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। आणविक अनुरूप या मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होता है? तो नेचुरल मॉलिक्यूल के सिंथेटिक वर्जन बनाना, है ना। नेचुरल मॉलिक्यूल के सिंथेटिक वर्जन बनाना ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर एनालॉग कहलाता है। जैसे हम नए उत्पादों को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? इस बैक्टीरिया से कोई एंजाइम निकाल लें, है ना। क्या निकाल लें? एंजाइम निकाल लें, और उस एंजाइम का उपयोग भी हम कर सकते हैं नए उत्पाद को प्राप्त करने के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं? लेब में इस एंजाइम का क्या बना दे? मॉलिक्यूलर एनालॉग बना ले, है ना। एंजाइम की क्या बना ले? कॉपी बना ले, है ना। एंजाइम की हम क्या बना ले? कॉपी बना ले। तो इस एंजाइम की कॉपी का उपयोग भी हम क्या कर सकते हैं? उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो एंजाइम की कॉपी है, यही क्या कहलाएगा? उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग कहलाएगा, है ना, आणविक अनुरूप कहलाएगा। तो इस तरह से हम जीवों को ले सकते हैं, उनके कोशिकाओं को ले सकते हैं, उसके अंगों को ले सकते हैं, या फिर हम आणविक अनुरूप बना करके उनका उपयोग करके नए उत्पादों और सेवाओं को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत।
तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। कौन कौन से दो प्रमुख तकनीक? तो पहला इसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग है ना। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, तो किसी जीव की आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए या आरएनए में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करना। सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है या होता है डीएनए या फिर क्या होता है आरएनए है ना। कुछ केसेस में आरएनए होता है, बाकी मेनली जो होता है वो क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए में क्या कर सकते हैं, हम फेरबदल कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, परपोषी जीवों में प्रवेश कराते हैं और इसके कारण उनके जो लक्षण होते हैं या फिनोटाइप जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में क्या है, एक प्लाज्मिड पाया जाता है ना। इस बैक्टीरिया में क्या चीज़ है, प्लाज्मिड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इस प्लाज्मिड को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, काट लेते हैं। और इसमें हमारा जो जीन आप इंटरेस्ट होता है या वांछित जीन होता है, जैसे हमको अगर इंसुलिन का जीन इसमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन के जीन को भी काटेंगे और इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा ये, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मिड वाला भाग है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने यूज़ किया है ना। तो मान लो जैसे हमारा ये इंसुलिन का जीन है तो इनको हमने क्या किया, प्लाज्मिड में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो बना इनको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है, जो होस्ट सेल होता है ना, खासकर जैसे हम इस रिसा कोलाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं होस्ट सेल के रूप में, तो इसके अंदर में क्या करते हैं, इनको प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक जो डीएनए था है ना, उसमें दूसरे प्रकार के डीएनए को ला करके ऐड करके हमने नए प्रकार का क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना। इसलिए इस टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, जीवों के जो डीएनए था या आरएनए था उनको हमने क्या कर दिया, बदल दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया। और चेंजेस करने के कारण क्या होता है, जीव के जो फिनोटाइप जो होते हैं या उनके लक्षण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे पहले ये जो इसेरिया कोलाई जो होगा वो पहले इंसुलिन का निर्माण नहीं करता रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे इंसुलिन के जीन को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, इंसुलिन का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम इसके क्या कर सकते हैं, फिनोटाइप में परिवर्तन कर सकते हैं डीएनए या आरएनए में चेंजेस करके। दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। तो जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है, तो रोगाणु रहित वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रीय कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम, हार्मोन इत्यादि का निर्माण करना क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग कहलाता है। यदि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया और इसे स्टेराइल कंडीशन में या संदूषण रहित माध्यम में अगर ग्रो नहीं करा पाए तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का कोई औचित्य नहीं होगा। जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको होस्ट सेल में डाल दिया है ना, जैसे मान के चलिए ये हमारा इसेरिया कोलाई है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया। अब इसको अगर हम पेटी प्लेट में ग्रो कराएं है ना, इस इसेरिया कोलाई को, तो ये तो खैर ग्रो करेगा ही, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरे प्रकार के अगर बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो भी इसमें ग्रो कर पाए तो हमारा जो उत्पाद है वो नहीं बन पाएगा, या जितना हम अमाउंट में उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं उतना हम क्या उत्पाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्टेराइल कंडीशन या संदूषण रहित माध्यम भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी हम बड़े लेवल पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम, हार्मोन इत्यादि का हम निर्माण कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आधारित है। चलिए अब देखते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का संकल्पनात्मक विकास, कि किस प्रकार से आनुवांशिक इंजीनियरिंग की नींव पड़ी, किस प्रकार से इसके संकल्पना का विकास हुआ। तो अलैंगिक जनन द्वारा आनुवांशिक सूचनाएं परिरक्षित रहती हैं, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है वो हूबहू अपने जनक के समान होता है, उनमें आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो हूबहू जनक के जैसा ही होता है। लेकिन लैंगिक जनन की अगर बात करें तो उसमें उत्पन्न संतति जो होता है वो विभिन्नता युक्त होती है, अपने जनक से पूरी तरह से भिन्न होता है,
क्योंकि इसमें नए गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। तो पौधों एवं जंतुओं की उन्नत प्रजाति के विकास हेतु या नए गुणों के समावेश हेतु परंपरागत संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब दो भिन्न जनकों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, नए गुणों को या नए गुण वाले संतति को प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? परंपरागत संकरण विधि के द्वारा। परंतु इस विधि से प्राप्त संकर में वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश हो जाता है और उनका गुणन हो जाता है। मतलब हमको जिस प्रकार के वांछित लक्षण चाहिए होते हैं उसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के लक्षण भी हमको देखने के लिए मिलता है। उनको भी मान लो जैसे आपको एक गाय पसंद आया जो बहुत दुधारू है, बहुत अधिक दूध देता है और उनका कलर कैसा है, सफ़ेद है ना। आपको एक गाय पसंद आया जो कौन से कलर का था, सफ़ेद कलर का था। ये बहुत अधिक दूध देता था परंतु फिजिकली ये स्ट्रांग नहीं था। आपके पास एक बैल है जो लाल कलर का है और ये फिजिकली स्ट्रांग है। तो आप चाहेंगे कि आपका जो गाय हो उनसे अगर संतति प्राप्त हो तो वह बहुत अधिक दूध देने वाला हो, फिजिकली स्ट्रांग हो और सफ़ेद रंग का हो। तो आप दोनों का क्या कराएंगे, ब्रीड कराएंगे, है ना, संकरण कराएंगे। तो उनसे प्राप्त संतति जो होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है, दूध भी अधिक देता है ना। परंतु आप जो करेक्टर चाह रहे थे कि वो सफ़ेद कलर का हो, उनकी जगह क्या बन जाता है, चितकबरा हो जाता है वो, जो आपको पसंद नहीं। कहने का मतलब ये है कि परंपरागत संकरण जो होता है उसमें कुछ लाभदायक करेक्टर तो होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे करेक्टर भी होते हैं जिनको हमको क्या होता है, झेलना पड़ता है। जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका जो गाय है वो मजबूत हो, अधिक दूध देने वाला हो और सफ़ेद कलर का हो, लेकिन आपको सफ़ेद कलर की जगह क्या मिल गया, यहाँ पे चितकबरा कलर मिल गया। मतलब वांछित लक्षण के साथ साथ क्या होते हैं, वहाँ पे अवांछित लक्षण का भी क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है और उनका गुणन होता है। लेकिन आनुवांशिक इंजीनियरिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम वही जीन डालोगे जिनसे तुम्हें प्रोडक्ट प्राप्त करना होता है। जैसे तुमको अगर इंसुलिन चाहिए तो केवल आप क्या करोगे, इंसुलिन के जीन को ही आप डालोगे। तो इस प्रकार से जो कमी होता है परंपरागत संकरण में, उसी कमी को दूर करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग करके पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसमें वांछित जीन को विलगित या आइसोलेट कर क्लोनिंग के पश्चात जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है उस प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, है ना। मतलब इसमें अवांछित लक्षण नहीं मिलेंगे। तो पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को किसी दूसरे जीव के डीएनए खंड के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? तो इसमें किसी एक जीव के डीएनए को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया जाता है। तो ये बनने वाला नया डीएनए जो होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए को दूसरे इच्छित जीव में पहुंचाया जाता है। इससे जीव में नए प्रकार के इच्छित गुण विकसित होते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कोई दूसरा जो होस्ट सेल्स होता है उसके अंदर में इनको पहुंचा दिया जाता है, जिससे इस होस्ट सेल में नए प्रकार के गुण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और किस प्रकार से इनका निर्माण किया। तो 1972 में सर्वप्रथम स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। सबसे पहले डीएनए का निर्माण किसने किया? तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट करके अलग किया। इसको किससे काटा? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा, जिनको आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। और इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा, है ना। कौन से एंजाइम की सहायता से इनको जोड़ा? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको जोड़ा। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से डायग्राम से। तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया में क्या था? प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इन्होंने क्या किया, इसको कट किया, काटा इसको, और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया, जोड़ा, है ना। और जोड़ करके क्या किया, एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण किया। इस संयोजन से नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है,
जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त डीएनए को इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया गया तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। अब इस गोलाकार सर्कुलर डीएनए को क्या किया गया, जो होस्ट सेल होता है जैसे कि इस्चेरिशिया कोलाई, उसके अंदर में इन्होंने क्या किया, इनको प्रवेश कराया। इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर प्रवेश कराने के बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो सेल पर रेप्लिकेशन करने लगा और इनके क्या किया, मल्टीपल कॉपी बनाया। मतलब इस्चेरिशिया कोलाई जो था जितनी अपनी संतति बना रहा था उन सभी संतति में जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था उनकी कॉपी चला गया था, है ना। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के इस्चेरिशिया कोलाई में गुणन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहते हैं, है ना। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था इनकी मल्टीपल कॉपी बन रही है, इन्हीं को इस जीन के क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग मतलब उनकी सेम टू सेम कॉपी बनना, है ना। किसी जीन में अनुवांशिक रूपांतरण हेतु तीन मूलभूत चरण होते हैं, तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। सबसे पहला काम होता है वांछित जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान करना कि कौन सा जीन हमारे काम का है। ये जीन कहीं पर भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया में हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है, प्लांट में हो सकता है। तो उनकी हमको क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। जैसे अगर हम मनुष्य की इंसुलिन जीन की बात करें तो उसके पूरे जीनोम में, है ना, मनुष्य के पूरे जीनोम में क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन की जीन को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर इंसुलिन का जीन है ना, उनको पहचानना पड़ेगा। दूसरा काम होता है वांछित जीन का परपोषी में स्थानांतरण। इनको पहचानने के बाद क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं, है ना, और इसको वेक्टर की सहायता से या डायरेक्ट ही जीन गन मेथड या माइक्रो इंजेक्शन मेथड के द्वारा इनको क्या करते हैं, होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं, है ना। जैसे अगर ये प्लाज्मिड है तो इस प्लाज्मिड में क्या करेंगे, इस जीन को जोड़ेंगे और इसको कहाँ पे प्रवेश कराएंगे, होस्ट सेल के अंदर में। तीसरा काम होता है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना, है ना। अब हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है होस्ट सेल में, है ना, वो इनकी बनने वाली जो संतति होगी वहां पर भी इनको ट्रांसफर होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए, है ना। तो इसका भी ध्यान दिया जाता है ना कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं वो परपोषी कोशिका से उनकी संतति में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो तीन बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी जीव के अनुवांशिक रूप से रूपांतरित होने के लिए, है ना। पहला काम क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना, उनको होस्ट सेल में प्रवेश कराना और उनकी जो प्रोजेनी होता है या संतति कोशिका होता है वहां तक उनको पहुंचाना। तो चलिए अब देखते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक में कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित साधनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला होता है इसमें एंजाइम, दूसरा होता है वाहक या वेक्टर और तीसरा होता है सक्षम परपोषी या कंपिटेंट होस्ट। तो तीनों के बारे में चलिए डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम के बारे में, है ना। तो पुनर्योगज जैव तकनीक में विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, प्राय निम्नलिखित एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। तो एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिटेल दिया हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और एंजाइमों की आवश्यकता होती तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो पहला एंजाइम होता है जिनको हम बोलते हैं अपघटनी एंजाइम या लाइसिंग एंजाइम, है ना। तो लाइसिंग एंजाइम क्या होता है, वे एंजाइम जो कोशिका भित्ति को अपघटित कर डीएनए प्राप्ति में सहायक होते हैं लाइसिन या अपघटनी एंजाइम कहलाते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी कोशिका से डीएनए को अलग करने के पहले, जैसे ये डीएनए है, इनको अलग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इनके जो सेल वाल है या कोशिका भित्ति है इनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसके तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे अगर हम जीवाणु कोशिका की बात करें तो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, तो उनको तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कवक की, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो इसको तोड़ने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पादप की, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इनको तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलोज का, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, अपघटनी एंजाइम है, जिसकी सहायता से हम सबसे पहले किसी कोशिका के सेल वाल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं डीएनए को प्राप्त करने के लिए। दूसरा होता है विदलन एंजाइम या क्लीविंग एंजाइम।
तो ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियेज भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन-कौन से? एक्सोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस। ये एकल या द्विसूत्री डीएनए के 5 इंड या 3 इंड सिरों पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, है ना? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डीएनए के स्ट्रैंड है, तो जब इनमें हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं तो ये डीएनए के 5 इंड और 3 इंड वाले भाग में क्या करता है? कट लगाता है, वहाँ पे इनको तोड़ने का कार्य करता है ना? जैसे यहाँ पे 5 इंड और ये 3 इंड है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकता है? ये कट लगा सकता है। दूसरा एंजाइम होता है इंडोन्यूक्लियस। तो ये डीएनए के अंतिम सिरों के अतिरिक्त कहीं पर भी क्रिया करके उन्हें विखंडित करने का कार्य करते हैं, है ना? अंतिम भाग को छोड़कर, जैसे इसका ये अंतिम भाग है, इधर ये अंतिम भाग है, तो इनको छोड़कर ये बीच में कहीं पर भी क्या कर सकता है? ये कट लगाता है। परंतु ये द्विसूत्री डीएनए के एकल सूत्र पर ही कार्य करता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 सूत्र है, तो 2 सूत्र में से क्या करेगा? केवल एक ही सूत्र पे क्या करेगा? ये वर्क करेगा, है ना? तो ये क्या कहलाता है? एंडोन्यूक्लियस। तीसरे प्रकार के इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? आरई, है ना? आरई। आरई का काम क्या होता है? लकड़ी को काटना, है ना? तो इस आरई से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम क्या करते हैं? डीएनए को काटते हैं। तो यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों को पहचान कर उनको टुकड़ों में तोड़ देता है ना? इनका काम क्या होता है? डीएनए को टुकड़ों में तोड़ना, डीएनए को काटना। सामान्य तौर पर ये एंजाइम 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड के बने खास क्रम की पहचान करते हैं। ये पहचान स्थल या रिकॉग्निशन साइट कहलाते हैं, है ना? ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड के बने विशेष क्रम को पहचानते हैं, है ना? तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट या पहचान स्थल। इन स्थलों में डीएनए जो होता है वो पैलिंड्रोम प्रकार का होता है। ये एंजाइम डीएनए के पैलिंड्रोमिक खंडों को 5 इन 3 इन दिशा में काटते हैं, है ना? यहाँ पर जो रिकॉग्निशन साइट होता है, यहाँ पर डीएनए कैसा होता है? पैलिंड्रोम प्रकार का। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वे वर्ण समूह होते हैं जिन्हें आगे व पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम, है ना? इसको हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, दोनों एक ही शब्द बनता है। डालडा, कनक, जिसको दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है ना? तो ये क्या कहलाता है? पैलिंड्रोम। लेकिन डीएनए पैलिंड्रोम वे क्षारक युग्म होते हैं जो 5 इन या 3 इन दिशा में या 3 इन 5 इन दिशा में पढ़ा जाए तो एक जैसे अनुक्रम मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5 इन और 3 इन दिशा में, तो यहाँ पे GAATTC। 5 इन 3 इन दिशा में पढ़िए तो GAATTC, है ना? शॉर्ट में हम इनको पढ़े तो यहाँ से इधर की ओर गाटक, इधर की ओर पढ़े तो गाटक, है ना? तो इनको हम कोई भी सिरे से पढ़ें, चाहे 5 इन सिरे से पढ़ें या 3 इन सिरे से पढ़ें, दोनों लड़ी में क्या होता है? एक ही जैसे शब्द या एक ही जैसे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डीएनए पैलिंड्रोम कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इन्हीं पैलिंड्रोमिक खंड को पहचानता है और कुछ खास न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में से ये क्या करता है? कट लगाता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पहचान क्रम से चिपक कर दोनों सूत्रों की सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है, अतः इन्हें आणविक कैंची कहते हैं, है ना? ये क्या करता है? जो डीएनए के सुगर बैकबोन होता है, जैसे इस प्रकार का डीएनए है, तो यहाँ पे ये जो लड़ी होगा ये सुगर बैकबोन का बना होगा, है ना? शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। तो इनको क्या करता है? ये काटने का कार्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार से डीएनए को काटता है ना? एक को हम बोलते हैं स्टेगर्ड कटिंग और दूसरे को बोलते हैं ब्लंट कटिंग। तो चलिए देखते हैं स्टेगर्ड कटिंग क्या होता है और ब्लंट कटिंग क्या होता है। स्टेगर्ड कटिंग तो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में से 2 समान क्षारकों के बीच में काटता है ना? ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? पैलिंड्रोम वाले भाग के सेंटर से थोड़ा से दूर या फिर किनारे की ओर क्या करता है? ये कट लगाता है, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ी भाग रह जाता है जिसे चिपचिपा सिरा या स्टिकी एंड कहते हैं।
और सिरों का यह चिपचिपापन जो होता है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के कार्य में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, जब डीएनए स्ट्रैंड को काटता है तो इसमें क्या होता है, स्टिकी इन प्राप्त होता है, चिपचिपा सिरा प्राप्त होता है। और इसी चिपचिपे सिरे वाले भाग से क्या होता है, जो भिन्न स्रोत के जो डीएनए होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर डीएनए है और इधर जो हरे कलर में दिख रहा है ये कौन सा, फॉरेन डीएनए है ना। तो इनको अगर हम सेम क्या करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अगर काटे तो क्या करते हैं, ये स्टिकी इन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इको R1 जो होता है वो क्या करता है, इस पैलिंड्रोमिक खंड के जी और ए जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच से क्या करता है, कट लगाता है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसा कट लगाएगा, है ना, और इधर नीचे की तरफ भी देखिए यहाँ पे जी और ए है तो इनके बीच से क्या करेगा, कट लगाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से ये कट करके इनको अलग कर देगा। ठीक है, इतना भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बचा क्या चीज़, तो यहाँ पे जी सी है ना, और उनके बाद टी टी ए और ए है ना। तो इस प्रकार से इस भाग को हम क्या बोलेंगे, चिपचिपा सोर, स्टिकी इन, है ना। वैसे यहाँ पे देखिए फॉरेन डीएनए में भी देखिए यहाँ पे जी और ए है तो इनके बीच में क्या करता है, ये कट लगाएगा। इधर जी और ए है तो इनके बीच में क्या करेगा, कट लगाएगा। तो इस प्रकार से कटिंग होगा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कटिंग होगा। इस वाले भाग को क्या होगा, बाहर निकाल देगा ये। तो इधर भी देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, चिपचिपा छोर बन रहा है ना, स्टिकी एंड बन रहा है। तो अगर भिन्न स्रोत से अगर प्राप्त डीएनए है, उनको अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अगर काटें तो दो चिपचिपे सिरे प्राप्त होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। और इनको सरलता से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ सकते हैं। भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए जैसे कि वाहक डीएनए या फॉरेन डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए तो ये परिपूरक चिपचिपे सिरे या कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड उत्पन्न करेंगे। इन्हें हम किसकी सहायता से जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं। तो जब इनको जोड़ा जाता है तो किसका निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। तो कौन कौन से एंजाइम हैं जो स्टेगर्ड कटिंग करते हैं, तो जैसे कि BMH1 हो गया और इको R1 हो गया, ये क्या करते हैं, स्टेगर्ड कटिंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट करके क्या करते हैं, स्टिकी इन प्राप्त करते हैं। और इन दोनों स्टिकी इन वाले भाग को डीएनए लाइगेज, है ना, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दो भिन्न स्रोत के प्राप्त डीएनए जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, पुनर्योगस डीएनए का, है ना। दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को जोड़कर हम एक नया डीएनए जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगस डीएनए का। तो ये स्टेगर्ड कटिंग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनरली हम इसी प्रकार से डीएनए को काट करके क्या करते हैं, स्टिकी इन प्राप्त करते हैं और उनसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो ब्लंट कटिंग भी करता है क्योंकि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो कुंद सिरा बनाते हैं, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दोनों डीएनए सूत्रों को एक ही जगह से काटता है जिसे एकल श्रृंखला वाले स्टिकी इन नहीं बचते। इन बिना स्टिकी इन वाले सिरे को कुंद छोर या ब्लंट एंड कहते हैं, है ना। तो कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है जैसे कि SMA1, है ना, ये क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, ये एक ही भाग से कट लगाता है, मतलब इसमें स्टिकी इन का निर्माण नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए C और G, यहाँ पे देखिए C और G, तो इनके बीच में क्या करेगा, ये कट लगाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या कर देगा, काट करके दो भागों में अलग कर देगा। तो यहाँ पे देखिए स्टिकी इन का निर्माण नहीं हो रहा है ना, यहाँ से एक भाग कट गया, यहाँ से एक भाग कट करके अलग हो गया। तो भिन्न स्रोत से अगर प्राप्त हम डीएनए को भी अगर SMA1 से अगर काटे तो क्या होगा, यहाँ पे कुंद सिरा प्राप्त होगा, है ना। इनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, लिंकर का उपयोग करते हैं ना। यहाँ पे लिंकर डीएनए का उपयोग करते हैं और उसके बाद ये जो लिंकर डीएनए होता है वो स्टिकी इन के जैसा व्यवहार करता है, तब जा करके इनको जोड़ा जाता है। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस होता है ब्लंट कटिंग। तो जनरली हम स्टेगर्ड कटिंग करते हैं जिसमें क्या होता है, चिपचिपा सिरा प्राप्त होता है ना। क्योंकि ब्लंट कटिंग से दोनों डीएनए को जोड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ना, इसमें लिंकर का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टिकी इन बनाते हैं स्टेगर्ड कटिंग से। चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनकी खोज कैसे हुई, है ना।
तो सबसे पहले 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई से 2 एंजाइम पृथक किया गया जो कि बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देता है। इनमें से एक डीएनए में मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा जो होता है वो डीएनए को काटता है। तो जो डीएनए को काटता है उसे ही क्या कहा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। 2 एंजाइम खोजा गया, उनमें से एक क्या करता था, मेथिल समूह को जोड़ता था, और दूसरा क्या करता था, डीएनए को काटने का काम करता था। तो जो डीएनए को काटने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम HIND2 है, जो कि 6 क्षारक युग्म के विशिष्ट क्षारक अनुक्रम वाले भाग को काटता है। तो सबसे पहले कौन से प्रतिबंधन एंजाइम का खोज हुआ, HIND2, है ना। आज लगभग 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानकारी है, जो कि जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से पृथक किए गए हैं, जैसे कि BMH1, EcoR1, SEL1, है ना। इन सभी को जीवाणुओं की 200 से अधिक जो स्ट्रेन है ना, अधिक प्रभेद जो है उनसे इनको निकाला गया है। चलिए अब देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण कैसे करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला शब्द जो होता है वो वंश से होता है ना। सब पहला शब्द हम किससे लेते हैं, वंश या जीनस से लेते हैं, और दूसरा और तीसरा शब्द जो होता है उसको जाति से लेते हैं ना, स्पीसीज से लेते हैं। जिस प्रोकैरियोटिक सेल से इस एंजाइम को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। जैसे EcoR1, तो EcoR1 में ई जो है वो किससे लिया गया है, जीनस से, है ना। इसको कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है EcoR1 को, तो इसको निकाला गया एस्चेरिचिया कोलाई से। तो एस्चेरिचिया क्या हुआ, इनका जीनस, तो जीनस का पहला वर्ड जो होगा उनको हम पहले लिखते हैं ई, है ना। दूसरा मैंने बताया कि दूसरा और तीसरा शब्द को हम कहाँ से लेते हैं, जाति से लेते हैं, स्पीसीज से लेते हैं। तो कोलाई क्या है, इनका स्पीसीज है, तो सी और ओ को हमने कहाँ से लिया, स्पीसीज से लिया। तो क्या हो गया ये इको। आर क्या है, आर जो है वो जीवाणु का प्रभेद है, स्ट्रेन है ना। जिस स्ट्रेन से इसको निकाला गया है उस स्ट्रेन के अंत में क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एस्चेरिचिया कोलाई के RY13 स्ट्रेन से इनको निकाला गया है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, आर, है ना, RY13 स्ट्रेन। और ये 1 क्या है, तो ये रोमन अंक है ना। तो रोमन अंक जीवाणु के जिस स्ट्रेन से एंजाइम को पृथक किया गया है उसके क्रम को दर्शाता है ना, कि इसको कौन से क्रम में इनको निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पे EcoR1 है, 1 से पता चल रहा है कि पहले नंबर का एंजाइम है। अगर दूसरे नंबर का एंजाइम निकालते तो क्या हो जाता है, वो EcoR2। तो इस तरह से प्रतिबंधन एंजाइमों का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का एंजाइम। हमने पहला प्रकार का एंजाइम देखा था अपघटनीय एंजाइम, दूसरा लाइजिंग एंजाइम देखा था, और तीसरे प्रकार का एंजाइम है वो कहलाता है संश्लेषक एंजाइम। तो संश्लेषक एंजाइम या सिंथेटिक एंजाइम कौन से होते हैं, तो वे एंजाइम जो डीएनए के संश्लेषण में भाग लेते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है वो डीएनए के निर्माण में भाग लेता है, डीएनए के संश्लेषण में क्या करता है, ये भाग लेता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषक एंजाइम कहते हैं। वैसे ही डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो ये क्या करता है, ये डीएनए के 2 खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसके अतिरिक्त कुछ और एंजाइम जो होते हैं जिनका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, जैसे कि क्षारकी फॉस्फेट एंजाइम। तो ये वृत्ताकार डीएनए के 5 सीरीज से फॉस्फेट समूह को हटाकर उसके पुनः वैलीकरण को रोकता है। जैसे आपको पता होगा कि बैक्टीरिया वगैरह में इस प्रकार के क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, 5 इंच सीरीज से फॉस्फेट समूह को हटा देता है, जिनके कारण ये पुनः वैलित नहीं हो पाता, है ना, ये पुनः सर्कुलेशन नहीं हो पाते।